छात्रों, पिछले भाग में हमने मिश्र न्यायवाद का एक प्रकार जिसे वैकल्पिक न्यायवाद कहते हैं उसकी चर्चा की। आज हम मिश्र न्यायवाद के एक अन्य रूप जिसे मिश्र हेतु हेतुमत न्यायवाद के कहते हैं उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस प्रकरण को समझने से पहले हमें हेतु हेतुमत तर्कवाक्य क्या है इसे समझना आवश्यक है। हेतु हेतुमत तर्कवाक्य दो शब्दों से मिलकर बना है। हेतु, पहला शब्द हेतु है, दूसरा हेतुमत। हेतुमत को फल भी बोलते हैं, एंसीटेंडेंट और कॉन्सिक्वेंट। इस प्रकार के तर्कवाक्य उस सापेक्ष तर्कवाक्य को कहते हैं जिनमें शर्त कंडीशंस लगी होती हैं, यदि तो। पहले प्रारंभ में यदि होता है और तर्कवाक्य के बाद तो का प्रयोग होता है, फिर दूसरा वाक्य आता है, के द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे यदि राम पढ़ाई करता है तो वह परीक्षा में सफल होगा। यहाँ पर शुरुआत, तर्कवाक्य की शुरुआत कंडीशंस लगी है, यदि पढ़ाई करता है तो वह परीक्षा में सफल होगा। तो के पहले वाले भाग को और यदि के बाद वाला भाग जो तर्कवाक्य होगा उसे हेतु बोलते हैं, हेतु कहते हैं, एंटीसीडेंट। और तो के बाद वाला भाग हेतुमत या फल कहलाता है, तो वह परीक्षा में सफल होगा। इसी कारण पूरे तर्कवाक्य को हेतु हेतुमत तर्कवाक्य या हेतु फलात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। इसे आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। इस शब्द का प्रयोग पूरे पाठ में लगातार आता रहेगा। हेतु हेतुमत, इस शब्द से घबराइएगा नहीं आप। हेतु का अर्थ है तो के पहले वाले जो तर्क वाक्य आता है या तो के पहले जो भी कुछ लिखा शब्द होता है वाक्य के रूप में, वो हेतु कहलाता है। और तो के बाद वाला जो भाग होता है, जो वाक्य होता है, उसे क्या कहते हैं? हेतुमत या फल। उपयुक्त उदाहरण में तो के पूर्ववर्ती भाग को हेतु कहते हैं तथा तो के बाद वाले भाग को, परवर्ती भाग को हेतुमत या फल कहते हैं। अतः इस प्रकार बना तर्क वाक्य हेतु हेतुमत या हेतु फलात्मक तर्क वाक्य कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हेतु हेतुमत तर्क वाक्य में दो तर्क वाक्य कंडीशन शर्त के साथ जुड़े होते हैं। पहला भाग को हेतु और तो के बाद वाले भाग को हेतुमत कहते हैं। अब हम मिश्र हेतु हेतुमत न्यायवाक्य के विषय में चर्चा करेंगे। जब किसी न्याय वाक्य का मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत तर्कवाक्य के रूप में हो तथा अमुख्य आधार वाक्य एवं निष्कर्ष निरपेक्ष तर्कवाक्य। निरपेक्ष तर्कवाक्य का मतलब होता है स्वीकारात्मक तर्कवाक्य होगा या निषेधात्मक, है या नहीं वाले तर्कवाक्य हों, तो उसे मिश्र हेतु हेतुमत या मिश्र हेतु फलात्मक न्यायवाक्य कहते हैं। यह न्यायवाक्य दो प्रकार का होता है। इस प्रकार मिश्र हेतु हेतुमत न्यायवाक्य में क्या होता है? पहला मुख्य आधार वाक्य यानी पहली लाइन का जो तर्कवाक्य होता है वो हेतु हेतुमत तर्कवाक्य होता है, और अमुख्य आधार वाक्य यानी दूसरी लाइन का तर्कवाक्य और निष्कर्ष निरपेक्ष होते हैं। हम जानते हैं कि न्यायवाक्य तीन लाइनें, तीन तर्कवाक्य होते हैं। पहले तर्कवाक्य को मुख्य आधार वाक्य बोलते हैं, दूसरे को अमुख्य आधार वाक्य और तीसरे को निष्कर्ष। अब हम न्यायवाक्य के दो प्रकार, हेतु हेतुमत न्यायवाक्य के दोनों प्रकार की चर्चा करेंगे। पहला होता है पूर्ववत अनुमान, मॉडुस पोनेंस। दूसरा है शेषवत अनुमान। पहले हम पूर्ववत अनुमान के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब किसी न्याय वाक्य का मुख्य आधार वाक्य यानी पहली लाइन मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत तर्कवाक्य हो, अमुख्य आधार वाक्य मुख्य आधार वाक्य के हेतु का
विधान या स्वीकार करता हो, यानी कि मुख्य आधार वाक्य क्या हो, हेतु हेतुमत तर्क वाक्य हो। मुख्य आधार वाक्य क्या होगा, मुख्य आधार वाक्य हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है, आगे वाला भाग, पूर्व भाग, तो के पहले वाला भाग। मुख्य आधार वाक्य हेतु का विधान या स्वीकार करता हो एवं निष्कर्ष निष्कर्ष मुख्य आधार वाक्य के हेतुमत का विधान करता हो तो उसे पूर्वत अनुमान कहते हैं। यहाँ विधान शब्द का अर्थ होता है स्वीकार। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, विधान शब्द बार बार आएगा। विधान का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना या अफर्म। अब हम पूर्वत अनुमान को एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। पूर्वत अनुमान में पहली लाइन होती है मुख्य आधार वाक्य, दूसरी लाइन को हम बोलते हैं अमुख्य आधार वाक्य और तीसरा लाइन क्या होता है, निष्कर्ष। तो मुख्य आधार वाक्य क्या है मेरा, ये हेतु हेतुमत है। हेतु वाला पहले वाला भाग हेतुमत, वर्षा होती है, और तो के बाद वाला भाग क्या है, हेतुमत। हेतु हेतुमत, यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी। अब अमुख्य आधार वाक्य क्या होता है, अमुख्य आधार वाक्य में क्या किया गया है, हाँ, मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत तर्क वाक्य होता है। अमुख्य आधार वाक्य मुख्य आधार वाक्य हेतु, मुख्य आधार वाक्य हेतु क्या है, पहले वाला भाग हेतु है। मुख्य आधार वाक्य हेतु को स्वीकार करता है या विधान करता है, यानी कि वर्षा होती है को मुख्य आधार वाक्य में लिखा गया, स्वीकार किया गया। और निष्कर्ष क्या होता है, मुख्य आधार वाक्य का हेतुमत का विधान करता हो तो वह पूर्वत अनुमान होता है। और निष्कर्ष में क्या होता है, हेतुमत यानी कि फसल अच्छी होगी का विधान करता है, स्वीकार करता हो। तो इस प्रकार हम पूर्वत अनुमान को एक बार फिर से देखते हैं। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी, ये हेतु हेतुमत तर्क वाक्य है मुख्य आधार वाक्य में। और अमुख्य आधार वाक्य में इसके पूर्ववर्ती भाग वर्षा होती है, जिसको हम हेतु कहते हैं, को स्वीकार किया गया है। और निष्कर्ष में जिसे हम हेतुमत कहते हैं, वो परवर्ती भाग यानी कि कॉन्सिक्वेंट होता है, पीछे का भाग होता है, उसको निष्कर्ष में क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार कोई भी न्याय वाक्य वैध होता है। इसको अब संक्षेप में देख लीजिए। वर्षा, ये निशान हार्श शो बोलते हैं इसको, इसको इम्प्लाइज अंग्रेजी में बोलते हैं, इम्प्लाइज। ये तो के रूप में आता है, तो शब्द या देन, इसको अंग्रेजी में देन भी कह सकते हैं, के लिए आता है। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी, वर्षा होती है इसलिए फसल अच्छी होगी। इसे संकेतांक रूप में भी हमने इस उदाहरण को दिया है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए बात। अब हम इस नियम का पालन न करने से उत्पन्न होने वाले तर्क दोष के विषय में एक बार फिर से उसकी चर्चा करेंगे। पहले एक पूर्वत अनुमान के उदाहरण भी और देख लेते हैं। यदि वह दवा खाता है तो वह रोग मुक्त होता है। वह दवा खाता है, ये हेतुमत को अमुक आधारों को स्वीकार किया गया है। और निष्कर्ष क्या है, हेतु हेतुमत को निष्कर्ष में स्वीकार किया गया है। यदि वह दवा खाता है तो वह रोग मुक्त होता है। वह दवा खाता है, ये पूर्वत भाग है हेतु हेतुमत का अमुक आधार वाक्य में। और निष्कर्ष में क्या है, वह रोग मुक्त होता है, इस शेषवत पीछे वाला भाग है, प्रवृत्ति भाग है। इस प्रकार क्या देखते हैं, ये संकेतांक है, दवा खाता है तो रोग मुक्त होता है, दवा खाता है तो रोग मुक्त होता है। इस क्रम को ध्यान में रखना हमको। इससे हम इम्प्लाइज कहते हैं। इसको हार्स, घोड़े की नाल की तरह का निशान होता है, देख रहे हैं, घोड़े की नाल इस तरह का होता है, इसे हम हार्स शो कहते हैं। ये इम्प्लाइज, अंग्रेजी में इम्प्लाइज बोलते हैं इसको, ठीक ना। अब हम इस क्रम का, नियम का पालन न करने से, इस क्रम का पालन न करने से जो तर्क दोष उत्पन्न होता है उसके विषय में जानेंगे। हेतु, उसको उस तर्क दोष का नाम, उस दोष का नाम है हेतुमत या फल विधान दोष। यानी कि यहाँ पर हेतु का विधान किया जाता है मुख्य आधार वाक्य में, लेकिन जब हेतुमत का विधान कर देगा मुख्य आधार वाक्य में तो वहां पर क्या होगा, हेतुमत या फल विधान का दोष होगा। इसके पढ़िए देखते हैं। जब किसी न्याय वाक्य का मुख्य आधार वाक्य मतलब पहली लाइन, मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत हो, इस सभी में सभी जितने भी कंडीशंस बनेंगे उसमें मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत होगा। किंतु मुख्य आधार वाक्य के हेतुमत का विधान करता हो
अमुक आधारवाक्य दूसरी लाइन का जो आधारवाक्य होगा वो मुख्य आधारवाक्य के हेतुमत का विधान करता हो। हम देखे थे पूर्वोत्तर अनुमान में किसका विधान करता था मुख्य आधारवाक्य, हेतु का, लेकिन यहाँ किसका विधान करता है, हेतुमत का विधान करता हो तो वह न्यायवाक्य अवैध होगा और उस न्यायवाक्य में हेतुमत विधान का दोष, हेतुमत विधान का दोष होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसे समझिए। हमने कई प्रकार का उदाहरण लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। यदि वह दवा खाता है तो वह रोगमुक्त होता है, वह रोगमुक्त होता है। यहाँ पर हेतु के विधान की जगह मुख्य आधारवाक्य में हेतुमत का विधान किया गया है और निष्कर्ष में हेतु का विधान किया गया है। ये पूर्वोक्त अनुमान के क्रम का पालन नहीं किया गया है। जो पूर्वोक्त अनुमान में जो यहाँ देखिए, पूर्वोक्त अनुमान का उदाहरण देखिए, जो यहाँ पर जो निष्कर्ष में है वह रोगमुक्त होता है उसको आधार वाक्यों में लिखा गया है और जो अमुक आधार वाक्य में है उसे कहाँ लिखा गया है, निष्कर्ष में लिखा गया है। इस कारण यह दोषयुक्त हो गया है। उपयुक्त न्याय वाक्य में हेतुमत विधान का दोष, हेतुमत विधान का दोष यानी कि हेतुमत को स्वीकार करने का दोष है, क्योंकि अमुख्य आधार वाक्य में मुख्य आधार वाक्य के हेतु का विधान होना चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं पूर्वोत्तर अनुमान में किसका विधान होना चाहिए, हेतु, यानी कि पहले वाले भाग को अमुख्य आधार वाक्य होना चाहिए, हेतु का विधान होना चाहिए, किंतु इस न्याय वाक्य में हेतुमत का विधान है, अतः इस प्रकार का न्याय वाक्य क्या होता है, अवैध होता है। एक बात मैं बता दूं आपको, ये हेतु हेतुमत शब्द बार बार आ रहा है, आपको कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन एक बात आप कंफर्म कर लीजिए, हेतु पूर्व का भाग होता है और हेतुमत बाद का भाग होता है, तो के बाद का भाग होता है और तो के पहले का भाग हेतु होता है, और दोनों को मिलाने से जो शर्त वाला वाक्य तर्क वाक्य बनता है उसे बोलते हैं हेतु हेतुमत तर्क वाक्य। इसीलिए आप भ्रम में ना आइएगा। अब हम देखिए यहाँ संकेतांक रूप में भी लिख दिया है, वह रोगी दवा खाता है तो वह रोगमुक्त होता है, रोगमुक्त होता है तो दवा खाता है। तो ये क्रम का पालन नहीं किया गया है, इस कारण यहाँ पर ये हेतुमत, हेतुमत पीछे वाला भाग होता है, हेतुमत विधान का दोष है। अब हम मिश्र हेतु हेतुमत न्याय वाक्य के अगले प्रकार, दूसरे प्रकार जिसका नाम है शेषवत अनुमान, मोडुस टॉलेंस की चर्चा करेंगे। इसे ध्यान से समझिएगा आप। जब किसी न्याय वाक्य का मुख्य आधार वाक्य यानी पहली लाइन का मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत हो, जैसे पहले भी था मुख्य आधार वाक्य सभी में हेतु हेतुमत होता है, यहाँ भी है मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत हो, अमुख्य आधार वाक्य मुख्य आधार वाक्य के हेतुमत का निषेध, देखिए यहाँ पर भी तो वहां पर स्वीकार थे, यहाँ पर क्या है, शेषवत अनुमान में निषेध का प्रयोग हो। अमुख्य आधार वाक्य मुख्य आधार वाक्य के हेतुमत का निषेध हो तथा निष्कर्ष मुख्य आधार वाक्य के हेतु का निषेध हो, तो उसे शेषवत अनुमान, उसे क्या कहते हैं, शेषवत अनुमान कहते हैं। इस प्रकार का कोई भी न्याय वाक्य वैध, वैलिड होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, इसे समझने का प्रयास करिए, थोड़ा ध्यान समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। उदाहरण देखिए, यदि वह दवा खाता है तो वह रोगमुक्त होता है, ये हमारा मुख्य आधार वाक्य है, पहली लाइन है। अब देखिए दूसरी लाइन अमुक आधार वाक्य में वह रोगमुक्त नहीं होता है, ये पीछे वाला भाग, इसको हेतुमत बोलते हैं, हेतुमत का निषेध किया गया है, वह रोगमुक्त, निषेध का मतलब नहीं लगा गया, हेतुमत का निषेध। देखिए यहाँ लिखा भी है मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत हो, अमुख्य आधार वाक्य मुख्य आधार वाक्य के हेतुमत का निषेध, हेतुमत यानी पीछे वाले भाग, तो के बाद वाले भाग का निषेध हो, और निष्कर्ष क्या हो, मुख्य आधार वाक्य के हेतु का निषेध, निष्कर्ष क्या होगा, मुख्य आधार वाक्य के हेतु, हेतु क्या है यहाँ पर, वह दवा खाता है, वह दवा नहीं, उसका निषेध किया गया है। तो इसे ध्यान समझिएगा, उपयुक्त न्याय वाक्य के अमुख्य आधार वाक्य में, मुख्य आधार वाक्य में मतलब दूसरी लाइन में मुख्य आधार वाक्य में मुख्य आधार वाक्य के हेतुमत का निषेध किया गया है, हेतुमत यानी पीछे वाले भाग का निषेध किया गया है, तथा निष्कर्ष में मुख्य आधार वाक्य के हेतु का निषेध किया गया है, इस कारण यह शेषवत अनुमान वैध है। एक बार फिर से ध्यान समझिए, शेषवत अनुमान में क्या होता है, हेतु
हेतुमत। हेतुमत का निषेध अमुख आधार वाक्य में किया गया, दूसरी पंक्ति में किया गया है, और निष्कर्ष में हेतु का निषेध यानी आगे वाले भाग का पूर्ववर्ती भाग का निषेध किया गया है। यानी कि मुख्य आधार वाक्य में जो हेतुमत है उसका निषेध अमुक आधार वाक्य में है, और जो शेष पूर्ववर्ती भाग बचता है उसका निषेध निष्कर्ष में किया गया है। ये निष्कर्ष होता है। आप समझ गए होंगे, इसे एक बार ध्यान समझ लीजिएगा। और इस प्रकार के न्याय वाक्य क्या होते हैं? वैध होते हैं, वैलिड होते हैं। यहाँ पर इसी बात समझने का प्रयास करें संकेत रूप में। वह रोगी दवा खाता है तो, ये तो का निशान है, देन तब, तो वह रोग मुक्त होता है। ये निगेशन का निशान है, निगेशन निषेध। वह रोग मुक्त नहीं है, वह रोग मुक्त नहीं होता है। ये निगेशन का निशान पिछले भाग में बताया था आपको, इसको कर्ल बोलते हैं। ये निषेध का निशान होता है। वह रोग मुक्त नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वह दवा नहीं खाता है, वह रोगी दवा नहीं खाता है। तो ये शेषवत अनुमान वैध है। अब हम इस क्रम का पालन न करने से, जो क्रम बताया गया है अमुक आधार वाक्य में हेतुमत का निषेध करने का, इसके पालन न करने से दोष उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हेतु निषेध दोष। यानी कि हेतुमत के बजाय हेतु का निषेध कर देंगे अगर, तो हेतु निषेध दोष उत्पन्न होता है। इसके बारे में जानिए आप। जब किसी न्याय वाक्य का मुख्य आधार वाक्य यानी पहली लाइन मुख्य आधार वाक्य हेतु हेतुमत हो, किंतु अमुख्य आधार वाक्य, दूसरी लाइन का आधार वाक्य अमुख्य आधार वाक्य मुख्य आधार वाक्य हेतु का निषेध हो, हेतु का निषेध हो यानी कि पहले वाले भाग का, पूर्वोत्तों के पहले वाले भाग का निषेध हो, तथा निष्कर्ष में हेतुमत का निषेध हो, तो के बाद वाले भाग का निषेध हो, तो ऐसा न्याय वाक्य अवैध होता है, होगा, और उसमें हेतु निषेध का दोष होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करिए आप। यदि वह दवा खाता है तो वह रोग मुक्त होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने शेषवत अनुमान में जाना था कि मुख्य आधार वाक्य हेतुमत यानी पीछे वाले भाग का निषेध करना चाहिए, किंतु यहाँ पर आगे वाला भाग, तो के पहले वाला भाग वह दवा खाता है का निषेध किया गया है अमुख्य आधार वाक्य में, अमुख्य आधार वाक्य में। इसलिए क्या निष्कर्ष निकाला गया है, और जो हेतुमत है उसे निष्कर्ष में लिखा गया है, वह रोग मुक्त नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे दोनों का अंतर क्या है। यहाँ पर जो अमुख्य आधार वाक्य में वह रोग मुक्त नहीं होता है, होना चाहिए, वो बात यहाँ पर निष्कर्ष में है, वह रोग मुक्त नहीं होता है। और जो बात यहाँ पर जो निष्कर्ष में वह दवा नहीं खाता है, उसे हम यहाँ पर अमुख्य आधार वाक्य में रखा गया, वह दवा नहीं खाता है। तो समझने का कहने का मतलब है कि जब हेतुमत के स्थान पर हेतु का निषेध कर दिया जाएगा, यानी कि आगे वाले भाग का निषेध कर दिया जाएगा, तो उसमें उस न्याय वाक्य में हेतु निषेध का दोष हो जाएगा और न्याय वाक्य क्या होगा? अवैध हो जाएगा। इसे एक बार संकेत रूप में समझिए। वह रोगी वह दवा खाता है तो रोग मुक्त होता है, दवा नहीं खाता इसलिए रोग मुक्त नहीं होता। ये क्रम जो पालन किया गया है ये अवैध है, इसमें हेतु निषेध का दोष है। हेतु का देख रहे निषेध किया गया है, इसलिए क्या है? ये हेतु निषेध दोष है। उपयुक्त न्याय वाक्य में हेतु निषेध का दोष है, क्योंकि अमुख्य आधार वाक्य में हेतुमत का निषेध होना चाहिए। किसका निषेध होना चाहिए? हेतुमत का निषेध होना चाहिए, किंतु यह हेतु का निषेध है। इस कारण इस प्रकार के सभी न्याय वाक्य अवैध होते हैं। इस प्रकार हमने मिश्र हेतु हेतुमत न्याय वाक्य के दोनों प्रकार, जिसे हम पूर्वत अनुमान और शेषवत अनुमान कहते हैं, उनके क्रम के विषय में जाना, उससे बने न्याय वाक्य के विषय में जाना, और उनके पालन न करने से उत्पन्न होने वाले दोषों के विषय में जाना। अब हम अगले भाग में शुद्ध हेतु हेतुमत न्याय वाक्य के विषय में संक्षेप में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।